इंडियन इंटेलिजेंस ने मेरी शक्ल से मिलता खाका बनाकर अखबारों में छपवाया था, जिसका सर भी मुंडा हुआ था और दाढ़ी मूंछ भी गायब थी। उन्हें मालूम था कि गुरमीत सिंह के कत्ल करने के बाद किले से फरार होकर मैं पहला काम यही करूंगा। मेरे सामने अखबार में मेरी उसी हुलिये की तस्वीर छपी थी जिस हुलिये में मैं कैप्टन रामदयाल के सामने बैठा था। मैं तस्वीर को गौर से देख रहा था। इस दौरान मैं हिंदू कैप्टन ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था और वो उससे खेल रहा था। बोला, महाराज, तस्वीर के साथ एक खबर भी छपी है। खबर हिंदी में है, आपको हिंदी जरूर आती होगी, फिर भी मैं आपको सुना देता हूँ। इसमें खबर यह है कि ये शख्स खतरनाक पाकिस्तानी जासूस है और एक सिख फौजी अफसर को कत्ल करके अमृतसर किले से फरार हुआ है। किसी किस्म की बहाना तराशी और उज़रपेशी की गुंजाइश नहीं रही थी। कैप्टन रामदयाल ने अखबार एक तरफ हटाकर सीधा हुक्म दे दिया, तुम्हें मेरे साथ अमृतसर किले में चलना होगा। मैंने अपने मंसूबे पर अमल करते हुए हथियार डाल दिए और कैप्टन से कहा, मेरा राज फाश हो चुका है। मैं अपनी सफाई में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे इतनी इजाजत दे दो कि जिस कमरे में मैं रात को सोया था वहां से अपना नजर का चश्मा ले लूं। अगर शीला वहां मौजूद होती तो मैं उस बहाने से कैप्टन को दूसरे कमरे में नहीं ले जा सकता था, क्योंकि वो जानती थी कि मैं अपने साथ नजर का चश्मा नहीं लाया था। मेरे एतराफ पर कैप्टन रामदयाल के चेहरे पर फतेहमंदी की चमक सी आ गई। उसने पिस्तौल अपने हाथ में मेरी तरफ घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। यही तो मैं भी चाहता था। मैं उठकर अकबी कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने उठते ही ये काम किया कि सुगार सुलगाकर माचिस वहीं मेज पर फेंक दी। कैप्टन रामदयाल ने उस पर कोई इतराज न किया। सुगार की तमहीद मैं उसी लिए पहले बांध चुका था। वो रिवॉल्वर हाथ में लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ और अध खुले दरवाजे के करीब ही रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ करके खड़ा हो गया। काश वो मुझे ड्राइंग रूम ही से फरार होने का मौका दे देता। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन अब मुझे अपनी जिंदगी और अपने अजीम कौमी मकसद का ख्याल सता रहा था। मैंने झुककर पलंग का गद्दा एक तरफ से उठाया, फिर कैप्टन रामदयाल की तरफ देखकर कहा, जरा ये सुगार पकड़ लें। उसने वहीं से हुक्म दिया, उसे अपने हाथ में ही रखो। इस तरह गोया उसने खुद ही अपनी मौत के परवाने पर दस्तखत कर दिए। सुगार का अगला हिस्सा गर्म था और उसके अंदर छुपी हुई नन्ही ट्यूब में साइनाइड का मोहलक तरीन मैलोल बाहर उछलने को बेताब था। मैंने कैप्टन की तरफ सुगार वाला हाथ बढ़ाकर कहा, लाला जी, ले लो सुगार, डरने की कोई बात नहीं। मैं इतने अरसे में सुगार को दरमियान से दबा चुका था। सुगार से रबड़ की नजर न आने वाली एक बारीक सी पिचकारी बर्क रफ्तार से निकलकर कैप्टन रामदयाल की गर्दन पर पड़ी। वो मुझसे 2 कदम के फासले पर खड़ा था, लेकिन अब वो खड़ा नहीं था। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। जहर ने उसके जिस्म से लगते ही उसका खून मुंजमद कर दिया था और उसे ट्रैगर दबाने की मोहलत नहीं मिल सकी थी। मैं जल्दी से बाहर आ गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं बाहर निकल रहा था कि शीला यमला के कमरे की तरफ से आती दिखाई दी। मेरे कदम रुक गए। उसने बड़े अदब और अकीदत से कहा, महाराज, बच्ची को देख लें, उसे आशीर्वाद नहीं देंगे महाराज? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ओश आशीर्वाद देंगे। मैं उसे लेकर यमला के कमरे की तरफ बढ़ा तो शीला ने खाली सोफे पर एक निगाह डालते हुए अपने भाई के बारे में पूछा कि बाबू कहाँ गया है। मैंने शीला के कंधे पर जानबूझकर हाथ रख दिया और कहा, तुम्हारा भाई बड़ा धर्मात्मा है, साधु संतों की सेवा अपना धर्म समझता है। मेरे लिए बाजार से मिठाई लेने चला गया। मैंने बहुत रोका पर वो माना ही नहीं। आओ सप्तरी को देखते हैं, यानी कि पुत्री को देखते हैं। बच्ची पलंग पर बैठी दूध पी रही थी। गिलास रखकर उसने हाथ जोड़े और प्रणाम किया। मैंने उसके सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दी। फिर शीला को बाहर लाकर कहा, कुनिया, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हुए हैं। हम जिस कुटिया में रात सोए थे वहां हमने अपनी माला भगवान शिव जी के नाम का जाप करके रख दी है। दोपहर तक कमरे के अंदर कोई न जाए। भगवान ने चाहा तो इस घर में शांति ही शांति होगी। अच्छा, अब हम टहलने जाते हैं। भैया जी आए तो उन्हें बाग में भेज देना। ये कहकर मैं बागीचे में आ गया। मुझे मालूम था कि कैप्टन फौजी जीप या ट्रक में वहां आया होगा।
मकान के सामने दरख्तों तले एक फौजी जीप खड़ी थी। उसका फौजी ड्राइवर सिगरेट सुलगाए अगली सीट पर बैठा था। मैंने उसके करीब से गुजरते हुए एक हाथ उठाकर कहा, प्रभु दीन दयाल है, तुम्हारी रक्षा करेगा। फौजी ने हाथ जोड़कर मुझे प्रणाम किया। फुटपाथ तक मैं निहायत पुरसकून कदम उठाता हुआ आया। जो ही शीला का मकान और फौजी जीप नजरों से ओझल हुई, मैंने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मेरे सामने कोई वाज़ेह मंजिल नहीं थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि किधर जाऊं। मेरे लिए अब हर जगह शीला कुमारी का घर था, क्योंकि अखबार में मेरी जो तस्वीर छपी थी वो मुझे किसी भी जगह गिरफ्तार करवा सकती थी। मैंने गैर शऊरी तौर पर उजाड़ और बेआबाद इलाके का रुख कर दिया। जालंधर पाकिस्तान बनने से पहले ज्यादा बड़ा शहर नहीं होगा, लेकिन अब तो वो चारों तरफ फैला हुआ है। ताहम मैं कहाँ तक लोगों से अपना चेहरा छुपा कर रख सकता था। मैं एक बार फिर अपने उस हुलिये से जान छुड़ाना चाहता था, लेकिन जितनी जल्दी मैंने दाढ़ी मूंछें और सर के बाल मुंडाए थे, उतनी जल्दी उन्हें पैदा नहीं कर सकता था। गोया मुझे प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, जो हिंदुस्तान में मेरे लिए एक नामुमकिन सी बात थी। मैंने फैसला किया कि मुझे जिस कदर जल्दी हो सके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वगैरह से निकलकर किसी दूर दराज सूबे में चले जाना चाहिए और फिर वहां बैठकर जनूबी हिंद के सूबे केरला में दाखिल होकर एटमी प्लांट पर हमले का मंसूबा बनाना चाहिए। ख्यालात में गुम मैं मॉडल टाउन की बस्ती से काफी दूर निकल गया। गन्ने के खेत शुरू हो गए। सिख किसान खेतों में कहीं ट्रैक्टर चला रहे थे तो कहीं कटाई हो रही थी। आगे फिर शहर की इजाफी आबादियों के मकान शुरू हो गए। एक नाला आया तो मैं उसके किनारे किनारे चलता उसके पुल पर से गुजर गया। दूसरी तरफ दूर दूर कोठियां बनी हुई थीं। एक जगह ट्यूबवेल चल रहा था और एक सिख नहा रहा था। 3 औरतें कपड़े धो रही थीं। मैं दूर ही से गुजर गया। मशरिक में आम के दरख्तों में एक छोटे सफेद गुम्बद पर सबज रंग का झंडा लहराता नजर आया। ये किसी मुसलमान बुजुर्ग की दरगाह थी। दिल इस दरगाह की तरफ खींचने लगा। करीब पहुंचकर देखा कि मज़ार के ऊपर हिंदी और उर्दू में एक तख्ती लगी हुई है, जिस पर मज़ार में आसूदा खाक बुजुर्ग का नाम लिखा हुआ था। एक गुम्बद के अंदर कब्र थी जिस पर सब्ज गिलाफ चढ़ा हुआ था। एक तरफ उखाड़ा था, करीब ही एक कोठरी थी। एक सिख मज़ार पर माथा टेक के उल्टे पैरों मज़ार के चबूतरे से वापस आ रहा था। कोई मुतवल्ली या मजावर नहीं दिखाई दे रहा था। ये एक निस्बतन बेआबाद और सुनसान इलाका था और मैं किसी कोने में बैठकर दिन गुजार सकता था और अंधेरा फैल जाने पर वहां से किसी भी तरफ निकलकर जा सकता था। दरगाह के पीछे अमरूद का एक वीरान सा बाग था। खुशगवार मौसम की धूप शाखों से छन छन कर आ रही थी। यहाँ कोई नहीं था। मैं थक गया था, इसलिए अमरूद के एक पेड़ से टेक लगाकर बैठ गया। सोचने लगा कि दिन इसी जगह गुजारूं और अंधेरा होते ही जीटी रोड पर पहुंच जाऊं, फिर किसी ट्रक ड्राइवर के साथ लुधियाना या अंबाला की तरफ निकल चलूं। मैंने कमर का रुमाल खोलकर चंद नोट अपने कुर्ते की जेब में रख लिए। इस जेब में जहरीला सुगार पहले से मौजूद था। ये मेरा खामोश तरीन पिस्तौल था जिसका निशाना कभी खता नहीं होता था। राम राम महाराज जी, एक आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो उधेड़ उम्र का एक लहीम शहीम आदमी हाथ में असा लिए धोती कुर्ते में मलबूस, सर पर लखनऊ फैशन की दोपली टोपी रखे खड़ा था। मैंने भी हाथ जोड़कर राम राम किया। मुसाफिर हो महाराज? तुम्हें पहले तो यहाँ कभी नहीं देखा। वो मेरे करीब आ गया। मैंने मुस्कुराकर खुश इखलाकी से कहा, हाँ महाराज, मुसाफिर हूँ, चंडीगढ़ से आ रहा हूँ। दीति भेरू जी के मंदिर की यात्रा करने जा रहा हूँ। महाराज पैदल ही यात्रा कर रहे हो? उसने पूछा। उसका लहजा अंबाले वालों जैसा था। मैंने कहा, हाँ जी, हम साल में एक बार भेरू जी की यात्रा को पैदल ही जाते हैं। तुम इस कब्र के पुजारी हो बाबा लोग? वो मेरे सामने बैठ गया। महाराज, हम पुजारी नहीं, इस दरगाह के मुतवल्ली हैं। हमारा नाम बाबा अशरफ कादरी है। तुम्हारे लिए खाने को मिठाई लाऊं? महाराज, मुसलमान के हाथ का खा लेते हो? मैंने अपने बगैर बालों के सर पर हाथ फेर कर कहा। महाराज, हम रामधारी हैं, हमारे लिए हिंदू मुसलमान एक समान हैं। ये बताओ कि यहाँ अखबार नहीं आता? शहर से यहाँ की खबरें पढ़ने को जी चाहता है। मुतवल्ली बोला, महाराज, अखबार तो मैं नहीं मंगवाता, कभी कभी अंबाले से एक उर्दू अखबार आ जाता है। मैं मुतमईन हो गया।
कि इस शख्स ने अभी तक अखबार में मेरी तस्वीर नहीं देखी। अब मैंने इत्मीनान से बातें शुरू कर दी। उसने वहीं से किसी लड़के को आवाज देकर कोठरी से मिठाई का दोना मंगवा कर दरमियान रख दिया और हम मिठाई भी खाते गए। मैंने सोचा कि क्यों ना किसी तरीके से इस मिजावर से लेकर सब्ज रंग के कपड़े पहने जाएं, कम से कम इस जोगियों वाले लिबास से तो छुटकारा मिल जाएगा, जिसे शीला कुमारी भी देख चुकी थी और अब तक उसने मिलिट्री पुलिस को रोते हुए बता दिया होगा कि उसके भाई रामदयाल को जिस साधु ने कत्ल किया है उसने गैरवे कपड़े पहन रखे थे। मैंने दीन इस्लाम, खास तौर पर सूफिया कराम के मसलक और उनकी मोहब्बत भरे पैगाम की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा कि मुझे मुसलमान सूफिया के प्रेम भरे मसलक से बड़ी अकीदत है और कभी कभी जी चाहता है कि मुसलमान दरवेशों का सब्ज लिबास पहनकर उनके मज़ारों पर भी चिल्लाकशी करूं। अशरफ खुश होकर बोला, महाराज ये कौन सी मुश्किल बात है, दरगाह पर सिख और हिंदू हर जुमरात को सब्ज चादरों के चढ़ावे चढ़ाते हैं। आप कहें तो अभी एक जोड़ा आपके लिए ले आता हूँ। अंधा किया चाहे दो आंखें। मैंने कहा, बाबा लोग अभी ला दो, मैं उसे पहनकर बाबा जी की दरगाह पर तपस्या करूंगा। हाँ, सर पर बांधने को एक सब्ज पटका भी लाना। उसने वहीं से एक बार फिर लड़के को आवाज दी और एक पटका और दो चादरें मंगवा दी। मैंने दरख्तों के पीछे होकर लिबास तब्दील कर लिया। अशरफ मुझे उस लिबास में देखकर बेहद खुश हुआ। कहने लगा, महाराज आप आधे से ज्यादा मुसलमान हो गए हैं, बस माथे पर तलक ही बाकी रह गया है। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।